जय हिंद, नमस्कार। मैं निरीक्षक इंद्रकांत शर्मा, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नंगल डैम। आज आप सभी को आरपीएफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण स्टैंडिंग ऑर्डर के बाबत जानकारी दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 4 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 4, मिसकंडक्ट बाय फोर्स पर्सनल, बल कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार। इसमें डीजी महोदय द्वारा बल कर्मियों के दुर्व्यवहार की उनको कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसमें आरपीएफ कर्मियों द्वारा महिलाओं, यात्रियों एवं अन्य बल कर्मियों, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ के कर्मचारियों एवं व्यक्तियों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिस संबंध में श्रीमान डीजी महोदय द्वारा स्थायी आदेश संख्या 4 बनाकर उस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार डीजी महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त स्टाफ द्वारा जो अन्य बल सदस्यों एवं यात्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उससे आरपीएफ की छवि धूमिल होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा न करने संबंधी दिशा निर्देश दिए एवं धारा 100 इंडियन पैनल कोड के संबंध में बताया गया, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिकार प्राप्त है तथा वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है, जिसके संबंध में पूर्ण रूप से डीजी महोदय द्वारा सभी स्टाफ को सजग करते हुए धारा स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 4 बनाया गया। इसके पश्चात स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 5, जिसमें आरपीएफ में सीधी भर्ती द्वारा नए राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती के संबंध में लिखित है। इसमें डीजी महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आरपीएफ में जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में गजेटेड ऑफिसर्स एवं एसआई रैंक आता है, तो उनको सबसे फर्स्ट पोस्टिंग किसी जटिल स्थानीय एवं बड़ी रेलों में दी जाए, जिससे वह आरपीएफ के उचित कार्यों को पूरी दृढ़ता के साथ सीख सके एवं भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना कर परिपक्व हो सके। एवं प्रारंभिक कार्यकाल 5 वर्ष का होना बताया, जिसमें 2 वर्ष आरपीएफ एवं आरपीएसएफ की बटालियनों के कार्यों को समझने के लिए भी देने हेतु लिखित है। उक्त कठिन टेन्योर के पश्चात ही अन्य इजी टेन्योर के संबंध में विचार करने बाबत उक्त स्थायी आदेश में लिखा गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 6, अपने हित के लिए सेवा मामलों के नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं जवानों के लिए अनुदेश दिए गए थे। इसमें प्राय देखा गया था कि बल सदस्य एवं अधिकारी अपने पदोन्नति, ट्रांसफर एवं तैनाती के तथा डीआर के संबंध में बाह्य प्रभाव डलवा रहे हैं तथा अपनी समस्या का उचित निदान जो आरपीएफ के प्रोटोकॉल के तहत अपने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं पेश होकर किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। जिस संबंध में डीजी महोदय द्वारा यह भी पाया गया कि कुछ बल सदस्य एवं अधिकारी अपनी पत्नी, रिश्तेदार एवं घर वालों के नाम से पत्र लिखकर सीधे डीजी महोदय एवं रेल मंत्री को प्रेषित कर देते थे, जो रेलवे सेवा का उल्लंघन माना गया है। जबकि रेल सेवा आचरण अधिनियम 1966 के नियम 20 के तहत कोई भी सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने हित की रक्षा के लिए कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं डलवाएगा। एवं आरपीएफ रूल 1987 के नियम 113 में भी यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि उपयुक्त शिकायतें पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं डलवाएगा, वह केवल डिपार्टमेंट के माध्यम से ही सोल्व कराएंगे। एवं इसी संबंध में कार्मिक विभाग पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा भी पत्र जारी किया गया था, जिसमें बाह्य प्रभाव न डलवाने बाबत लिखा गया एवं उसमें कुछ गाइडलाइन दी गई थी, जिसके अनुसार यदि कोई बल सदस्य अथवा रेल कर्मी कोई बाह्य प्रभाव अपनी तैनाती, ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं डीआर के संबंध में डलवाता है, तो प्रथम बार में उसके अधिकारी द्वारा उसको समझाया जाएगा। द्वितीय भी अगर वह उसी कार्य को करता है तो उसके विरुद्ध गोपनीय टिप्पणी लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी, तथा अगर वह तीसरी बार भी ऐसा ही कार्य करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी संबंध में डीजी महोदय द्वारा अधिकारियों एवं बल सदस्यों की समस्याओं के निवारण हेतु
प्रतिदिन समय 3:30 से 6:30 बजे तक का उनकी समस्याओं को सुनने हेतु भी निर्धारित किया गया था। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 7, सीक्रेट सर्विस फंड के संबंध में निर्देश। सीक्रेट सर्विस फंड का जो बनाने का एक उद्देश्य था, उसमें यह स्थायी आदेश सभी जोनल रेलवे के जीएम को सीक्रेट सर्विस फंड के लेखा जोखा तथा व्यय तथा विनियमों की स्वीकृति के लिए जारी किया गया था। सभी जोनल रेलवे के सीएससीज, आरपीएफ, जीएम द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के तहत इसकी स्वीकृति उपयोग करेंगे। इनके क्या लक्ष्य थे? एसएसएफ सर्विस सीक्रेट सर्विस फंड के जो लक्ष्य हैं वह निम्न है। इसमें चोरी, उठाईगिरी, आरपीयूपी संबंधी अपराध एवं अन्य रेल के संबंध के जो अपराध हो सकते हैं उनकी सूचनाएं एकत्रित करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। रेलवे के कार्यों एवं सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है तथा अन्य कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सूचना जो रेल पर प्रभाव डाल सकती हो उसकी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग रेल की सूचनाएं देने वाले के मनोरंजन, उपहार या डायरेक्ट उसको पैसे देने के लिए भी किया जाता है, जिसको मुखबिर कहते हैं। इसी सीक्रेट सर्विस फंड के तहत ही मुखबिरों के लिए भी पैसा रेलवे द्वारा आरपीएफ को दिया जाता है। इस फंड का प्रयोग किसी को, बल सदस्य को पुरस्कार आदि के लिए नहीं किया जाना है। इसकी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया, इसकी स्वीकृति के लिए जीएम महोदय द्वारा सीएससी महोदय को अनुमोदित किया गया है तथा उक्त राशि को सीएससी महोदय डिवीजनों में वरीयतानुसार एवं उनके अपेक्षित राशि को अनुमोदित कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए सीएससी महोदय को यह ज्ञान होना चाहिए कि डिवीजन इस फंड का इस्तेमाल अमुक क्षेत्र में करेगी। इसका लेखा जोखा प्रत्येक अधिकारी सीएससी महोदय से प्राप्त अनुमोदित फंड का लेखा जोखा अपनी हस्तलिपि में कैश बुक में रखता है। इसका कोई भी अकाउंट नहीं खोला जाएगा। इसका निरीक्षण डीजी महोदय, सीएससी महोदय, डीजी महोदय द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। इसका आपातकाल में भी इसका व्यय अनुमोदन लेकर किया जा सकता है।